अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। इंतखाबात में अब एक महीने से भी कम का अरसा रह गया है। इक़्तिदार की जंग अपने उरूज पर है और इसी जंग को जीतने के लिए तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जहां तहरीक इंसाफ से जन्म लेने वाली दीगर जमातें इंतखाबी मार्के के लिए सरगर्म हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी किसी से पीछे नहीं है। परवेज खट्टक साहब पुरुमीद हैं कि केपीके से जीत उन्हीं की होगी और कोई उन्हें वजीर आला बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन यहां सवाल यह बनता है कि ये होगा कैसे। परवेज खट्टक की पार्टी की जानिब से टिकटों का ऐलान हो गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान अलॉट हो गए, तहम पीटीआईपी की जानिब से तमाम हलकों पर उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने नहीं आ सके। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक ने 145 सूबाई हलकों के लिए सिर्फ 52 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए, जबकि 45 कौमी नशिस्तों पर 15 उम्मीदवारों के नाम सामने आए। अब एक और सवाल यह बनता है कि क्या वजह है कि 50 से ज्यादा नशिस्तों पर कोई उम्मीदवार नहीं मिल सका। पेशावर की 13 सूबाई नशिस्तों में से 5 पर कोई पीटीआईपी का उम्मीदवार क्यों मौजूद नहीं है। एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बडग्राम में पीटीआईपी का कोई भी उम्मीदवार आखिर मौजूद क्यों नहीं है, जबकि 4 टिकट अपने ही घर में क्यों बांट दिए गए। इसी सब सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ हैं परवेज खट्टक साहब। बहुत शुक्रिया परवेज खट्टक साहब, आपके दावे हम सुन रहे हैं और आप बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं, तो उससे तो एक ही बात समझ आ रही कि क्या हम आपको वजीर आला केपीके देख रहे हैं फिर आगे? किस्मत में होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मेहनत हम कर रहे हैं, हमने एक टारगेट फिक्स किया हुआ और मेरी लाइफ का हमेशा यही कोशिश होती है कि जो टारगेट फिक्स करें उसको फॉलो करें और उसको अचीव करें। तो हर एक इंसान की कोशिश होती है, कोई ज़्यादा कोशिश करता है, कोई कम। मैं तो फुल जोर लगा हुआ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। आप कुछ ना कुछ बेहतरी कहना चाह रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं? क्योंकि मुझे लग रहा था कि बड़े पुरएतमाद हैं, आपको सुनकर ऐसा महसूस तो जी जी। मैं ज़िंदगी में हमेशा पुरएतमाद रहता हूँ। एतमाद हो तो बंदा आगे लड़ सकता है, मुकाबला कर सकता है। एतमाद ही नहीं हो और उसमें बंदे में गट्स ना हो तो वो नहीं हो सकता। तो मैं अपनी कोशिश करूँ, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा और मेहनत का सिला भी मिलेगा और सच को इंशाल्लाह जीत होगी। जो मैं बात कर रहा हूँ मैं करके दिखाऊँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात कि आप पुरएतमाद हैं, आप दावा भी कर रहे हैं, लेकिन खट्टक साहब सवाल ये उठाया जा रहा है कि सब होगा कैसे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आपके पास उम्मीदवार नहीं है। वो समझ नहीं, आवाज कट गई। जी जी खट्टक साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपके पास उम्मीदवार ज्यादा नहीं है। मेरे पास इस वक्त 64 उम्मीदवार हैं, 64, और कौमी असेंबली में 15 हैं। तो अब हर जगह तो कोई पार्टी भी नहीं, बहुत जो बड़ी पार्टी है उन्होंने खड़ा की होगी, लेकिन मैं तो चुन चुन के उम्मीदवार लाऊं कि अच्छे लोग हैं और वो मेहनत भी करने वाले हैं और उनके साथ वोट भी है। तो बगैर वोट वाले तो मेरे साथ नहीं आ रहे। मेरी तो पार्टी नहीं है ना, बेस तो भी नहीं बना, तंजीमें अभी नहीं बनी, वो तो बाद में बनाएंगे। अब एक बेस बन जाएगा तो फिर और तो बिल्कुल ठीक रहा। तकरीबन 60% हमने उसमें लोग डाले। तो इंशाल्लाह बाकी मेरे तकरीबन मैंने आज ही हिसाब किया को 22 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद खड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा मेरे ताल्लुक़ है, तो उनसे भी मेरे राब्ते हैं, वो भी इंशाल्लाह साथ देंगे। और भी कुछ पार्टी है उन्होंने भी कमिटमेंट की है। और बाकी जो आज़ाद लड़ रहे हैं, आपका ख्याल है आज़ाद क्या होता है? वो आज़ाद होता है, उन्होंने फैसला करना होगा। तो जब वक्त आएगा, ये बहुत सारे जिनको टिकट नहीं मिला और टिकट जिनका बैट जो गायब हो गया, उसकी वजह से जो आज़ाद हैं उनका, आज़ाद लोगों का कोई किसी का पता नहीं किधर जाएंगे। तो उनमें भी बहुत मेरे ताल्लुक़ है। इंशाल्लाह मेरी दोस्ती भी है और उनको मैं आमादा करूँगा और साथ लाऊँगा। तो खट्टक साहब, यानी दोस्ती सियासत में काम आती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार भी आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ होंगे? यकीनन दोस्ती काम आती है। अगर सच्ची दोस्ती हो, आप धोखा ना करें, झूठ ना बोलें, लोगों का एतमाद हो, तो कोई मसला नहीं। असली चीज़ एतमाद का। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, सुबह में मेरे पे एतमाद है। मैं झूठे वादे नहीं करता, झूठा कभी काम नहीं किया। तो खट्टक साहब, एक सवाल ये कि आपकी साबका पार्टी के साबका जो चेयरमैन, जो कि अब चेयरमैन भी नहीं है उस पार्टी के, वो भी तो आपके देरीना दोस्त थे, पुराने दोस्त थे, लेकिन वो दोस्ती सियासत में उस तरह काम क्यों नहीं आ सकी? नहीं, मेरे ऐसे वो दोस्त नहीं थे। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, मेरे से वो जूनियर थे, करते थे। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि मैं तो आया था कि नया पाकिस्तान बन रहा है, खुशहाली आएगी, इंडस्ट्री लगेगी, डॉलर आएगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इंसाफ आएगा। तो मैं तो 5 साल अपनी हुकूमत चलाई, गुड गवर्नेंस की, रिफॉर्म्स किए
वो उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से सारे इलेक्शन कैंपेन में हमारी बात होती रही। फिर उस अमल पंजाब में भी नहीं हुआ, बलूचिस्तान में भी नहीं हुआ, सॉरी आज़ाद कश्मीर में नहीं हुआ, और ख़ास तौर इस्लामाबाद में नहीं हुआ, जहाँ थोड़े से स्कूल हैं, थोड़े से थाने हैं, थोड़े से पटवार खाने। मैं तो चाहता हूँ ना सिस्टम ठीक करें। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं करता कि मैं बड़े काम करूँ। सबसे बड़ा काम ये कि तालीम का निज़ाम बेहतर हो, टीचर हाजिर हो, रिज़ल्ट का पूछा जाए, स्कूलों को बेहतर किया जाए, गरीब लोग वहाँ पढ़ते हैं, उस पर मैंने पूरी कोशिश की। इस तरह डॉक्टर को हाजिर होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, इलाज किया वो भी मैंने किया, सेहत कार्ड भी मैं लिया ताकि गरीब का इलाज हो सके। पुलिस जो है वो खिदमत के लिए, उसको खिदमतगार बनाए, पुलिस के इन सब की तनख्वाहें बढ़ाई, क्योंकि कम तनख्वाह पे पुलिस के बढ़ाए, डॉक्टर्स के बढ़ाए, टीचर के बढ़ाए, डबल प्रमोशन दी। जो उन्होंने मांगा मैं आपको करके दूंगा, लेकिन मुझे स्कूल में रिजल्ट चाहिए, अस्पताल में रिजल्ट चाहिए, थाने में रिजल्ट चाहिए, दफ्तर में रिजल्ट चाहिए। अगर आप एक सोच के साथ आते हैं, प्लान देते हैं और उसको इंटरफेरेंस कम करते हैं पॉलिटिकल, तो रिजल्ट आता है। दुनिया में देखें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, कोई किसी का मातहत नहीं है। तो जिस मुल्क में आप इख्तियारात देंगे वो फिर उससे आप डिलीवरी करा सकते हैं। आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, इसी तरह एक मौरूसियत के हवाले से भी बात की जाती है, तो आप पर भी तनकीद की जा रही है कि आपने एक हिस्सा जो टिकट्स के अपने ख़ानदान में बांट दिया है, तो फिर ये तो वही मौरूसी सियासत ना हो गई, बदला क्या है? आप तो मौरूसी सियासत आप क्या समझते हैं? मौरूसियत होती क्या? अब इमरान खान का कोई नहीं तो मैं क्या करूँ? उसका तो अपने बच्चे उसके अपने नहीं है, वो तो दूर रहते हैं। देखिए हम मेहनत करते हैं, हमारे से जैसे मेहनत पाकिस्तान में कोई करके दिखा दे, मेरे बच्चे मेरे नेफ्यू, हम दिन रात सारा साल लोगों में होते हैं, हर गम हर खुशी में हाजिर होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनके थाना तहसील करते हैं, दोस्ती बन गई है। 40 साल से मेरे दोस्त हैं, किसी का दादा था, किसी का चाचा था। मेरा राब्ता अवाम में है, मैं पब्लिक में हूँ, मेरा सारे फैमिली पब्लिक में है। तो मेहनत हम करते हैं और काम हम करते हैं, ताल्लुक़ मेरा है, फंड्स हम लाते हैं, डेवलप हम करते हैं, निज़ाम हम ठीक करते हैं। तो फिर हम क्यों ना खड़ा करें कि किसका हक़ है कि हमें कहें कि आप ये मारूसी, व्हाट इज़ मारूसी? जो खिदमत करते हैं लोगों की वही मैदान में यानी आपकी बात को मिसरा समझ सकते हैं खटक साहब कि आप कह रहे हैं कि मौरूसी सियासत ठीक है, होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं, इस पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। कि जो देखो मौरूसी पर वोट नहीं देता, वोट देता आपकी खिदमत पर। अगर मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार जो भी हैं वो खिदमत नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं मिलेगा, चाहे मैं आसमान पे चला जाऊँ। मतलब बात ये होता है, आप खिदमत करेंगे, आप 50 खड़ा कर दें, क्योंकि खिदमत हम नहीं करनी है ना, किसी और को खड़ा करेंगे वो भी हमारे गले में पड़ा रहता है। उसके लिए भी हम भागते हैं, उसके लिए भी हम मेहनत करते हैं, उनकी भी सिफारिशें या काम हम कराते हैं। तो जब हमारे अपने लोग हैं अपने घर के और बेहतर सबसे ज़्यादा खिदमतगार है, सबसे ज़्यादा पहुँच वाले हैं, सबसे ज़्यादा मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं क्यों किसी और के पीछे जाऊँ? ये गलत फहमी लोगों ने मारूसी सियासत अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, इंडिया में भी है। कौन सा मुल्क है जहाँ पर नहीं है? जिसका रिश्तेदार काम का होगा, जो भागने वाला आपने होगा। फरमाया कि आप सबसे ज़्यादा अपने घर के लोगों की हेल्प कर सकते हैं सियासत में, अगर उनको मौका मिलता है, और मौरूसी सियासत बिल्कुल ठीक है, यानी बाहर से कोई होता है उसकी उस तरह हेल्प नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे से वो धोखा नहीं करेंगे, मेरे से वो झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे लाइन पे चलेंगे, किस तरह लोगों को खुश रखना है, किस तरह खिदमत करनी है। मेरा एक सिलसिला सियासत का 40 साल का, मैंने बहुत कुछ सीखा है और कैसे लोगों के मसले हल करें। हमारा तो मेरी तो सारी ज़िंदगी गुजरी लोगों के मसले हल कर, मेरा ज़ात तो है ही कोई नहीं, मैं तो खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, मेरे बच्चे इसके लिए काम करें और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। मैं और ट्रस्ट इसलिए करते हैं, हवा में नहीं करते हैं। हमने लोगों को इज्जत दी है, रिश्ते बनाए, ताल्लुक़ है हमारा, ज़माने से हमारे ख़ानदान 1944 से इलेक्शन लड़ रहा है, हर फैमिली से हमारा वास्ता है, तो हम क्यों ना उनकी खिदमत खुद ही करें। अच्छा, आपने कहा है कि आप किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये सिर्फ इलेक्शन से पहले का फैसला है या बाद में भी किसी इत्तेहाद की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होगी खटक साहब? देखिए बात यह है कि लोगों की समझ नहीं है, उनकी दौर की सोच ही नहीं है। पहले दिन से जब मैंने देखा कि इत्तेहाद होगा, सीट टू सीट होगा, कुछ भी नहीं होना, हो ही नहीं सकता। हमारे कैंडिडेट से और पार्टी कैंडिडेट एक, तो ये बात है। दूसरा, किस तरह पार्टी इत्तेहाद किस तरह हम कर सकते हैं या कोई कर सकते हैं? हर एक अपना मंशूर है। हम एक जगह पे गाली देंगे, एक दफ़ा सिफत करेंगे, तो हमारे तो इसका मतलब मुल्क के साथ धोखा है। इत्तेहाद करना तो एक चीटिंग है। हुकूमत में आके इत्तेहाद ऐसा डिफरेंट थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में तो आप किसी और सोचे जाते हैं, अपना मंशूर, अब मेरा मंशूर और होगा, किसी और का और होगा, तो हम कैसे एक रास्ते पे जा सकें? तो ये मुझे पहले से ही पता था
यानी आपकी नजर में जो ये पार्टियां अकल है। आपस में इत्तेहाद कर रही हैं, जारी बात है दो पार्टियां अगर होंगी तो उनके मंशूर अलग होंगे, तो आपका कहना है कि वो सही नहीं है? मेरे नज़र में वो धोखा है मुल्क के साथ। जी। वो इंतखा मुल्क के साथ धोखा है, अवाम के साथ धोखा, यानी जो अवाम के पार्टियां साथ आपस में धोखा है। इत्तेहाद करती हैं, आप कह रहे हैं कि मुल्क के साथ धोखा है? हाँ, इलेक्शन में किस तरह मेरा अपना मंशूर है, मैं एक ज़िले में मेरे साथ इत्तेहाद होगा, मैं वहाँ उसकी बात करूँगा, सिफत करूँगा, अगले ज़िले में उसकी मुखालिफत करूँगा, तो ये मुनाफिकत ना हुई, ये धोखा ना हुआ। तो हर क्या सादे अल्फाज में तो सामने शीशे में नज़र आ रहा है कि मुनाफिकत है, सिर्फ सीट निकालने के लिए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अच्छा चले यहाँ तक ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद इत्तेहाद के हवाले से आपकी क्या राय है? तब भी आपकी यही राय है? नहीं, इलेक्शन के बाद तो डेफिनेटली इत्तेहाद होंगे, कोई मुश्किल है किसी की मेजोरिटी आए, वन साइड तो चल ही नहीं सकता। फिर भी सब अपने इत्तेहाद अपने होंगे मंशूर के हवाले और से ही वो परफॉर्म करते हैं ना खटक साहब। हर पार्टी की राय दूसरी पार्टी से वो मुख्तलिफ होती है, तभी तो वोट लेती है। मैं आपको समझाऊं तो सही ना, जी जब जी प्लीज, इत्तेहाद मैं होते हैं समझना चाहती हूँ। वो अपने मंशूर के पॉइंट्स एग्रीमेंट में लिए जाते हैं। हमारा जमात इस्लामी से इत्तेहाद था, एक एग्रीमेंट था कि इसके मुताबिक चल रहा है। शेरपाओ के साथ था, एक एग्रीमेंट था कि जो पार्टी का मंशूर है उसको जो मेन पॉइंट्स है उसको इकट्ठे लेकर चलना होता है। जब उस पर एग्री हो जाए तो इत्तेहाद हो सकता है। जैसे झूठा हमारा MQM से इत्तेहाद था, उनकी शराइत थी, उनके कराची के मसले थे, उनको यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी, जो था उनका, उनके जॉब्स के जो वहाँ पर MQM के लोग हैं उनकी जॉब्स का मसला था, तो इत्तेहाद होता है एक एग्रीमेंट पे, जो क्योंकि वो उन्होंने अपने मंशूर में दिया हुआ कि हमने ये काम करने, तो उसके मुताबिक अगर आपस में बातें जुड़ जाती हैं तो इत्तेहाद होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन खटक साहब बाद में देखते हैं कि कारकर्दगी पर सब दूसरे पे तनकीद कर रहे होते हैं। जैसे कि PDM इत्तेहाद की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में 16 महीने जो हुकूमत रही, 13 जमातें मिलकर हुकूमत करती रहीं, जिसमें 2 जो बड़ी जमातें थी पीपल्स पार्टी और PMLN। लेकिन हम देखते थे कि पीपल्स पार्टी अक्सर PMLN पे तनकीद कर रही होती थी कि हुकूमत तो मुस्लिम लीग नून की है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा होता। देखिए, असल बात में सब जिम्मेदार, ये सब इस कौम के मुजरिम हैं। एक तो महंगाई, कर्जे लेकर शराइत पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मुल्क के आमदन नहीं बढ़ी, तो ये मुजरिम है। इन्होंने ये मुल्क में महंगाई इनकी वजह से, अदरवाइज कोई महंगाई नहीं है। अगर हम कर्जदार ना होते, शराइत के नीचे ना जीते, गुलामी ना करते तो ये महंगाई ना होती। इन्होंने काम ही नहीं किया, मुल्क के लिए आमदन नहीं बढ़ाई, कर्जे वापस नहीं कर सकते, तो ये सब एक, और ये जो 14 महीने 16 महीने हुकूमत की, इससे गंदी हुकूमत मैंने नहीं देखी। एक तो महंगाई, चलो एक इशू था कर्जों का जो इनका, इन्होंने मुजरमाना हरकत की, लेकिन 16 महीने में एक स्कीम नहीं बनाई डेवलपमेंट का, कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ एक भी बता दें। वो कह रहे थे कि हम पुरानी जो हुकूमत थी PTI की, उनकी गलतियां सही करने में लगे हुए थे और इतने टाइम में हम मजीद क्या करते। देखिए, गलतियां क्या, नैब को ख़त्म कर दिया, आए इसलिए थे, कैसे ख़त्म करे, अपनी गलतियां ठीक करने आए थे, वो तो छोड़े, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, सबको, आपको भी पता है, सबको भी पता है वो किस लिए आए थे। तो इस मुल्क के लिए मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, इनके PDM की हुकूमत थी, फिर इसके बाद सूबे में हुकूमत, तो ये आए थे लोगों की खिदमत करने के लिए। मुझे बताएं, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई रिफॉर्म्स किए, कोई कॉलेज दिया, कोई सड़क दी। 16 महीने में हम क्या करते ना, टाइम बहुत कम था, अब जो आएगा वो ज्यादा टाइम में करेगा कुछ। तो मुझे 8 महीने दे, मैं आपको फंड डेवलपमेंट करके दिखाता हूँ। 8 महीने ये तो इरादा ही, ये बड़ा दावा है। हाँ बिल्कुल, मैं नौशहरा का बताता हूँ, यहाँ पर करोड़ों रुपए की स्कीमें के टेंडर हुए थे, काम चल रहे थे, इन्होंने वो सारे रोक दिए, फंड प्रोवाइड नहीं कर सके, और अगर वो उनसे काम का अपना फ़ायदा उठा लेते, मंजूरी मैंने दी, ये खुद लोगों को बताते कि ये हमने किया, मेरे नौशहरा को 1 रुपए की स्कीम नहीं आई। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि 1.5 साल इन्होंने ज़ाया किया, सिर्फ हमें केसेस ख़त्म के लिए आए थे। कौन सी चीज़ इन्होंने ठीक है, मुझे कोई चीज़ रिफॉर्म बता दें, कोई जो रिफॉर्म थे उसको फॉलो किया, उसको दिखाएं। हर एक, वो ऐसा था ना यहाँ पर, तो हर बान के, वो क्या पंजाबी का मुझे याद नहीं, हर एक अपना ढोल बजा रहा था। अच्छा खटक साहब, आपने जो भी 8 महीने के हवाले से इतना बड़ा दावा किया है, आपको नहीं लगता कि जो पहले दावे किए जाते हैं बाद में गले पड़ जाते हैं? जैसा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, करोड़ों नौकरियों के दावे किए गए, घरों के दावे किए गए, लेकिन फिर वो कर नहीं सके, पूरे नहीं उतर सके, तो फिर तनकीद का सामना करना पड़ा। अब मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैं ये सवाल पूछती हूँ अक्सर कि बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा, तो ये रोजगार बाकी आसानी से मिलेगा सबको? क्योंकि दावे जब फिर नहीं पूरे किए जा रहे होते तो फिर तनकीद होती है। अभी जैसे आपने 8 महीने का दावा कर दिया।
मैं दावा एक बात की है, दावा इस तरह होता है जिस तरह ये कर रहे हैं। मुझे पता है तनख्वाहें कैसे डबल करें, इनके पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। बिजली 300 माफ करेंगे, इनके पास कहाँ से पैसा आएगा, है ही नहीं। अब इस तरह तो मैं भी कहता हूँ सोने की सड़कें बना दूंगा और महल्लात बना दूंगा। तो ये तो ड्रामे, इससे बड़ा झूठ सब दुनिया को नजर आ रहा है। हमारे पे है कि हम तो भूखे नंगे हैं, हम तो कर्जदार हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये बताएं, इकोनॉमी के बताएं कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे, डॉलर कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, अच्छा इंडस्ट्री खट्टर को साहब, क्या आपकी मरा मौजूदगी का देंगे, फायदा उठाते हुए, उसमें क्या करेंगे। आपकी पार्टी जब थी, पुरानी आप पार्टी। जवाब नहीं सुनेंगे, मैं जवाब नहीं जी दूंगा। जी, प्लीज आप प्लीज पूरे जवाब तो सुन प्लीज लीजिए। कंटिन्यू। कमाल है, आप अपने मुझे थोपे जा रहे हैं। मतलब इस तरह नहीं होती जी जी बात। खट्टर साहब, मैं प्लीज आपको कंप्लीट कीजिए। तो कंप्लीट करने देना, आधी बात छोड़ के आप अपनी शुरू कर दें सिर्फ जी मुझे जी, खराब करने के लिए कोई बात। लेकिन मुझे बात भूल गया, आप क्या करें। आप इसी वाले से बात कर रहे थे कि जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं पार्टियों की जानिब से, वो पूरे नहीं किए जा रहे होते बाद में। तो बात तो सुने ना, जी मैं इनका प्लीज। बता रहा हूँ, ये दावे सारे जो छोड़े, इन्होंने 50 साल से दावे कर रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और दावे रोज दावे। 50 साल में तबाही इस मुल्क, दुनिया कहाँ पहुंच गई, हम जमीन में घुस गए। ये दावे झूठे होते। मैं ये कह रहा हूँ 8 महीने का ये हुआ कि जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, इमरान खान ने 90 डेज का अनाउंस किया, पूछ ले कभी उनसे। मैं कोई महीने के बाद उनके पास गया, मैं कहा जी बात यह है 90 डेज में कुछ नहीं हो सकता, मैं 4-5 महीने बैठूंगा बगैर पैसा खर्च किए हुए। जब लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ चेंजेस आ रही हैं तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं रेजिग्नेशन लेकर आऊंगा, कभी पूछ लेना। 4 महीने गुजर, 5, मुझे खान साहब ने खुद फ़ोन किया, यार परवेज लोग बातें कर रहे हैं कि बेहतरी आ गई, थानों में बेहतरी आ गई, स्कूल में हाजिरियाँ शुरू हो गई, डॉक्टर हाजिर शुरू होने से। ये बगैर पैसे होता है। देखो पैसे की बात नहीं होती। अगर आपने मुल्क को ठीक कर लोगों को ज़िंदगी आसान करनी है, अस्पताल में इलाज हो, डॉक्टर हाजिर हो, स्कूल में टीचर हाजिर हो, थाने में ज़्यादा बदमाशी गुंडागर्दी ना हो। मैं थानों जाता था, स्कूल का रिजल्ट पूछता था, अस्पतालों का सारा रिकॉर्ड, उनकी हाजिरियाँ। तो वो जब तक आप लोगों के लिए ये नहीं बनाए, आप क्या कहेंगे मैंने सड़क बना दी, मैंने ये बना दी, जब लोगों की ज़िंदगी ख़राब है। उनको दफ्तर में इज़्ज़त नहीं, बच्चों को स्कूल में तालीम नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, थाने में बेचती, पटवार खाने में बेचती, दफ्तर रिश्वत से भर दिए। ये तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क, कौन, यही मुजरिम है ना। मैं तो चीख चीख के कह रहा हूँ, मैं आया हूँ इन मुजरिमों की शक्ल दिखाने के लिए। इनकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। सारी दुनिया तरक्की कर रही है, खुशहाली आ रही, ईमानदार लीडर आ जाता है, मुल्क को उठा लेता है, यहाँ बारियाँ ले लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई बर्दाश्त नहीं महंगाई कर सकता। आके लोगों से पूछे, मर रहे, रो रहे, कारोबार तबाह है, सब कुछ ख़त्म है, बिल्कुल छुट्टी हुई है सबकी। ये तो मज़े लेने आए, अरबपति खरबपति बन गए। इनके कारखाने कामयाब, हुकूमत का कारखाना फेल, इनके जहाज चल रहे हैं, इनके मुनाफे में चल रहे हैं, हमारा पीआई फेल, इनके सब कुछ चलता है लेकिन मुल्क का कुछ नहीं चल रहा। तो ये किस लिए अरबपति बन जाए। ये मुल्क का भी ख्याल करें ना, इनको खाली ये फिर मौका दो, फिर मौका दो। भाई कितने मौके चाहिए। मुझे एक मौका मिला, मैं साबित करता हूँ हर चीज़ को रिफॉर्म किया, हर इदारे को ठीक किया। हमारे सूबे में आके पूछें कौन सी चेंज मैंने छोड़ी या किसी को मेरे साथ बैठाए, मैं हर इदारे महकमे का बता सकता हूँ कि लोगों की आसान ज़िंदगी आसान के लिए क्या क्या रिफॉर्म मैंने की। आपने कहा कि मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मुझे याद आ गया कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया गया, बल्ले का निशान छीन दिया गया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखो वो तो कानूनी चीज़ है, आप भी अदालत सुन रहे थे, मैं भी। कोई साबित हो, देखें 2010-11 हमें कोई 8 महीने लगे इलेक्शन करने के लिए। मैं उस इलेक्शन में हिस्सादार था, मैं नया पार्टी में आया था। सबसे पहले हमने वोटर लिस्टें बनाई सारे मुल्क में, फिर हमने इलेक्शंस कराए नीचे से ऊपर तक, मतलब यूनियन काउंसिल, तहसील, ज़िला, रीजन, सूबा, फेडरल, ये स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन कराए। 8 महीने लगे। मैं खुद उस मुकाबले में था और मैं उस मुकाबले में सेक्रेटरी जनरल बना। मतलब एक सिस्टम था और इमरान खान ने वादा किया था कि मैं इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा। हम समझे कि कई दफ़ा खान का मैंने कहा एक बंदा है मेरे, उससे नहीं लगती, इलेक्शन कराओ जिस तरह पहले था, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा मुकाबले में, क्योंकि ये ऐसे ही आपने उसको इतनी बड़ा दिया है कुछ नहीं। तो वो उसके बाद सारी जाली इलेक्शन मेरे सामने, इलेक्शन कमीशन आ जाओ, उससे पहले सौदा करो, ये करना है, ये करना है, कागज़ भर दो, इलेक्शन हो गया ख़त्म। ना मीटिंग हुई, कभी भी नहीं हुई। 2010-11 के बाद एक मीटिंग भी नहीं हुई इलेक्शन के लिए कि चलो इकट्ठा तो कर लो। ये भी पता नहीं वोटर कौन है। अब ये कहते हैं हमारे वोटर है, मोबाइल पे सारे वोटर है, वोटर को पता ही नहीं कि इलेक्शन है कि नहीं, कब है, क्या हो रहा है। फॉर्म्स कोई नहीं किसी को पता, मौका किसी को नहीं दिया जाता। वही इलेक्शन था, एक बार हुआ,
और वो दोबारा तौबा कर ली कि ऐसा इलेक्शन नहीं करना। अच्छा खटक साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, परवेज़ खटक साहब मेरे साथ मौजूद। अच्छा, ये बानी पीटीआई कहते हैं कि जी उनके पास प्लान सी भी मौजूद है। ये क्या आपको लगता है कि कभी प्लान बी, कभी प्लान सी, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कहा जा रहा होता है, जो फॉलोअर्स हैं उनका मोराल बुलंद करने के लिए कहा जा रहा होता है, या वाकई इतने प्लान्स बना के बैठे होते हैं लोग? जो इंसान प्लान कर तो फैसला अल्लाह करते हैं। इमरान खान खुद कहता था प्लान से कुछ नहीं, जो फैसला अल्लाह ने करना है, जो तुम करोगे, जो बोओगे वो आप ही काटोगे। जो कुछ उन्होंने किया, मुल्क का इंतशार फैलाया, मुल्क को 1.5 साल पीछे ले गए कि हुकूमत कामयाब ना हो, फेल हो जाए, सिस्टम सारा तबाह किया, तो वो जो होगा वो इनको उसका रद्द-ए-अमल मिलेगा। और फिर फौज से लड़ाई है, कुछ मजाक है यार, ये तो हिंदुस्तान ही कर सकते हमला, फौज से लड़ाई कर सकते हैं। हम सियासत इसलिए कर रहे हैं कि अपने फौज को कमज़ोर करें, इनकलाब लाए, उसकी तो सोच ही है। इंशाल्लाह ये कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि गलत सोच से अल्लाह किसी की मदद नहीं करता। अच्छा, पीटीआई जहाँ तक पहुँच गई, या अपने आप को खुद इन्होंने पहुँचा लिया, गलतियों पर गलतियाँ करके, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स करके, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं खटक साहब? क्योंकि आप पार्टी को अंदर से जानते हैं, तमाम लोगों को जानते हैं। इस सब की जिम्मेदारी वाहिद इमरान खान है, वाहिद, दूसरा कोई शामिल नहीं है। वाहिद हुआ, वही सोचता है, वही प्लान करके आता है, वही सामने चीज़ रखता है, आधा दिल में आधा लोगों के सामने, और लोगों से अपने मतलब निकालते हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई थी, उसमें भी मेरी और जिम्मेदारी थी लोगों को लाना, पुरअमन रखना, ये करना। उधर दूसरी टीम थी, उसने तबाही मचानी थी। वही पूरा प्लानर है, बहुत बड़ा प्लान करा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और जो लोगों से झूठ बोलता है वो पकड़ा ही जाता है, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपने दूसरी टीम का, वो उससे मुराद आपकी? एक ऐसी टीम थी जिसने इंतशार फैलाना था, एक ऐसी टीम थे जिनको बताया गया कि पुरअमन एहतजाज होगा, लोगों को लाया। मैं प्रेसिडेंट था सूबे का, मुझे तो कभी नहीं पता था कि उस दिन हमला हमने GHQ पे करना है, बाकी तो छोड़े कोर कमांड, GHQ पे। GHQ पाकिस्तान का दिल है। पार्टी में किन लोगों को पता था ये बात? ये एक ग्रुप था, इधर हमारे सूबे में 3-4 लोग थे, 3-4 आप नाम लेना पसंद करेंगे कि कौन लोग थे जिनको 9 मई की प्लानिंग का पहले से पता था? वही कुछ थे जो बहुत ही करते रहते हैं। फिर भी आप अगर नाम लेना चाहें, यूथ वगैरह, उनके मुल्क में इंतशार फैलाया गया, कौमी सलामती के इदारों पर चढ़ाई की गई, बाकायदा मुल्क में इंतशार फैलाया गया। 9 मई को छोटा दिन नहीं था, छोटा वाकया नहीं पेश आया था। तो आप अगर नाम लेना चाहें उन लोगों के जिनको पहले से पता था, वो नाम शायद आपको भी पता है, आप खुद ही बोल दें। मुझे पता है, आपको पता है। जी खटक आप खुद ही बता दें, मुझे क्यों लीगल मसलों में फंसाते हैं। वो थे, उसका मेरा क्या, जो उसके केस जाएंगे सब वो सारे पता, एक से दूसरे, दूसरा तीसरा, सब सारे उसके केसेस बन चुके, उनके तो ऑलरेडी पूरा रिपोर्ट बन चुकी है, सारा कुछ बनता, वो सामने आ जाएगा। और इसमें किसी का कसूर नहीं, इमरान खान प्लान करता था और किसी इम्प्लीमेंट करता था, सिंपल से बात। ठीक है। अच्छा खटक साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं। जब पार्टियां अपने लोगों को, अपने कारकुनान को नाराज़ करती हैं, नाला करती हैं, किसी और को टिकट दे दिया जाता है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी पार्टियों में अक्सर लोग नाराज़ हैं, किसी को मनाया जा रहा है, जैसे कि तलाल चौधरी साहब कल प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, तो जो शेर वसीर साहब है उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन तलाल चौधरी साहब, खैर शायद वो कह रहे थे वो सेनेटर बन जाए। जब अपने लोगों को कह दिया जाता है कि चलें आप तो अपने लोग हैं, आप हमारी बात मान लें, लिहाज होता है अपने लोगों का, लेकिन फलां ने चूंकि बुरे टाइम में हमारा साथ दिया था, या एहसान उतारने वाली बात होती है, तो जो कारकुन होता है, सही वर्कर होता है, उसको ये बात कितनी चुभती है, कितनी तकलीफ देती है? देखिए, इसकी मेन वजह है कि किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। सब जमहूरियत की बात करते हैं, कोई अपनी पार्टी में जो जमहूरियत नहीं लाता, किसी कौन सी पार्टी बगैर जमात इस्लामी की जिसमें फेयर इलेक्शन होते हैं, और कोई भी फॉलो करेगा फिर मुल्क ठीक भी हो जाएगा, वर्कर की इज्जत भी बच जाएगी, तो वर्कर का नाम भी हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। लेकिन इनका तो इरादा नहीं, बादशाह है, एक आदमी बैठा है बस कहता है मैं जो फैसला करूँ तो मैं खुदा हूँ। तो ये मुसीबत तो इसी ने डाली हुई है कि जमहूरियत पार्टियों में नहीं है, और तकरीरों में ऐसे हैं कि ये फरिश्ते और जमहूरियत के बादशाह जमहूरियत के लिए जान देते हैं। आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा जमहूरी पार्टी जमात इस्लामी है?
वही वहाँ पर इलेक्शन होता है, और मैं तो किसी पार्टी में नहीं देखा। वाइस जमात इस्लामी में इलेक्शन होता है और किसी पार्टी में मैं नहीं देखा। अच्छा। हमारे तरीके सामने एक दफा हुआ है, उसके बाद हुआ ही। ठीक है। अच्छा खट्टक साहब, ये जो पहले से एक तासुर दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी खुलकर तनकीद कर रही है नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेकर के, जिस तरह उनको चौथी बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट कर लिया गया है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि किसी के भी बारे में कोई भी किसी और पार्टी के बारे में बात कर दे इंतखाबात से पहले, तो क्या इंतखाबात की शफाफियत पर यह सवालिया निशान नहीं है? इसके साथ शफाफियत का क्या है? मतलब शफाफियत तो वो है कि बक्से भरे जाएं, वो गलत बात है। बाकी सियासत में तकरीरों में जो मर्जी का है, तनकीद भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, किसी को सिलेक्टेड कह देना तो एक्सपोज हो जाते हैं ना। अब लोग ये देखें, ये जो बातें ना, कहना नहीं, ये कह के लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है। अब लोग उसको सही समझते हैं, झूठ समझते हैं, तो ये तो सियासी वो एक है गिमिक समझे या किसी की हकीकत बताना, तो वो हर एक ने बताना है, एक जो एक्सपोज करना होता है पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकल एक्सपोज का मतलब है कि आवाम तक वो मैसेज है। अब आवाम पर कितना असर होता है वो बाद में पता चलेगा। ये कोई नहीं है किसी में गलती है, तनकीद करना जायज़ है। आप लोग कम तनकीद करते हैं, सारा दिन आप ही तनकीद करते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं बस खामोश। सहाफ़ियों की तनकीद पर आप लोग नाराज होते हैं सियासतदान जब सुनते रहते हैं? नाराज तो नहीं, मैं कहता हूँ सहाफ़ियों को सच बोलना चाहिए। अगर सच बोले ना इस मुल्क, ठीक है, सबसे बेहतर काम सहाफ़ी कर सकता है। अगर वो सच बोलना शुरू कर दे, किसी को खुश करना छोड़ दे और हकीकत पहुंचाए। अब सारा दिन ये लगे होते हैं, इससे अच्छा नहीं कि आप लगे रहे कि तालीम का आइडियाज़ दें, ये नहीं कि तनकीद करें। अब 100 स्कूल ठीक होंगे, एक कहीं टूटा होगा, आप एक में पहुंच जाएंगे, अगले का दिल टूट जाता है कि ये क्या बकवास है, इतना कुछ है, एक जगह करे है, गलती तो होगी। तो मतलब आप तजावीज़ दें। अगर हमारी जो टीवी एंकर्स है, अगर ये कुछ और समझ के चलें कि भाई स्कूल के लिए ये होने चाहिए, एजुकेशन के लिए पुलिस को कैसा होना चाहिए, हेल्थ केयर, जैसे जो काम हमारा भी है। लेकिन आप लोगों का मेरे ख्याल में कानूनन भी आपके पास 15 मिनट है कि कितने कि आपने एजुकेशन, खट्टक साहब कह रहे हैं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह करूंगी। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान क्या हमें वो बातें करने देते हैं? हम तो करते रहते हैं प्रोग्राम में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप लोग बयानात पे बयानात देते रहते हैं। इधर से कोई ईंट मारता है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से देता है। फिर जाहिर बात है हम भी सवाल पूछते हैं। आप लोग रोल मॉडल्स होते हैं, आवाम आपको देखती है, आपको सुनना चाहती है, आपकी जिंदगी में, आप लोगों के बयानात में, सियासी बयानात में इंटरेस्ट रखती है आवाम। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी। मैंने सारी जिंदगी जो काम किए, मैं चलते चलते सीखा। आप लोगों के सीखा है, कोई आके मेरे साथ बैठा कि दुकान पे बैठे कोई बात सुन ली, तो वो बंदा जब सीखता है दिमाग में आता है कि यार ये बात ठीक है, ये मेरे बस में है इसको। तो कई चीज़ें मैं आपको कई मिसालें मैंने सूबे में जो रिफॉर्म्स किए, इसमें से मैं आधे तो मैं लोगों से सुने कि वो लोग ये चाहते हैं, लोगों को ये ज़रूरत है। तो इसका अगर सोच हो ना सबकी कि भाई लोग क्या चाहते हैं, उसकी तरफ कोशिश करें। 100% तो नहीं कर सकते, जितना भी कर सकते वो करें, तो उसमें ज़िंदगी आसान होती है। हम तो अपनी मर्जी, जैसे हम कंप्यूटर है, मैं को कंप्यूटर तो नहीं, मेरे पास दिमाग में सब कुछ तो नहीं, मैं तो सीखता रहता हूँ। मतलब हमने तो सारी ज़िंदगी सीखना है, तो अगर हम सीखे भी नहीं और क्या हम समझते हैं जैसा हमारे लीडर समझता था। कंप्यूटर से याद आया कि ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हम सोशल मीडिया का जी जी प्लीज एक बात याद आई। मैं शुरू में पीटीए आया तो मैं इमरान खान से बैठा होता, मुझे कहते हैं देखो लोग मुझे आते हैं, मुझे सिखाते हैं, कसम खुदा की कि मुझे बताते हैं, मुझे आइडियाज़ देते हैं, ये जैसे मैं कुछ नहीं समझता। तो ऐसा आदमी जो सब कुछ समझता है वो बेवकूफ़ होता है। समझना चाहिए और लोगों की सुन लेना चाहिए। लोगों को बहुत कुछ पता होता है जो हमें ख्वाब में भी नहीं पता होता। तो कंप्यूटर कोई भी नहीं होता, लोगों ने पहले से सोच के प्लानिंग करनी होती है। जब ज़िंदगी में प्रैक्टिकल आप चीज़ें देखते हो ना, वो ज़्यादा बेहतर होती है। ये तो घरों से निकले नहीं, सोने के चमचे से पैदा हुए, आवाम के पास तो गए नहीं। इनको प्रैक्टिकल क्या है कि लोगों का मसला क्या और मसला हल कैसे करना है। मसला तो हर 100 आप भी बता देंगे, 1000 कोई और बता देगा, उसका हल भी निकालें ना, हल कैसे करना है। तो इनका तो दोनों तरफ सही नहीं पाया। अभी शोशा करते हैं लोगों की आंखों में, क्या सुरमा लगा देते हैं कि बड़ा हमने काम कर दिया। ठीक है जी खट्टक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। गजा में इसराइली जारियत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। काबिज इसराइली अफवाज ने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के कत्लेआम के बाद
गजा को जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी भी रोक दी है। गजा में काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर के राब्ता दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली हुकाम अद्वियात और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शिमाली गजा जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सवाल ये बनता है कि अब इस इसराइली रियासती दहशतगर्दी को आखिर कौन रोकेगा, क्योंकि दुनिया तो खामोश है। क्या ये कभी रुकेगी भी ये दहशतगर्दी या फिर नहीं? इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा बलोच साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मुमताज़ साहिबा, इसराइली जारियत हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, अब तो अद्वियात की रसाई तक रोक दी गई है। तो बतौर तर्जुमान दफ्तर खारिजा आप कैसे देखती हैं इस पूरी सूरत हाल को, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जिस दिन से इसराइल ने गाज़ा पर हमला किया और उसका मुहासरा किया है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये उस दिन से पानी, बिजली, खुराक और फ्यूल की तरसील वहाँ पे रोक दी गई है और वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में रह रहे हैं। और ये एक अब इस वक्त जो आपने जिस बात की तरफ इशारा किया, ये तो एक सीक्वल है जो इतने हफ्तों से मसाइल आ रहे हैं, ये उसका एक कंटिन्यूएशन है, क्योंकि बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम है और इसराइल ने बड़ी क्लियरली पाबंदियां लगाई हुई हैं और वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हुई है, जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान समेत बहुत कंडेम किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने इस पर करारदादें भी पेश की हैं। अब इस पे सबसे अहम चीज़ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसराइल पर जोर दे कि वो मुहासरा ख़त्म करे, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पर जा सके। अच्छा, हम देख रहे हैं मुमताज़ साहिबा, जैसे कि आप भी अभी बता रही हैं कि ज़ोर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ताख़ीर क्यों की जा रही है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है? मज़ीद क्या शहादतों का इंतज़ार है? मज़ीद बच्चों के साथ जो वहाँ पर हो रहा है, अद्वियात तक वहाँ पे नहीं पहुँचाई जा रही हैं और मुनज़्ज़म तौर पे बाकायदा अगर मैं कहूँ कि नस्ल कुशी की जा रही है वहाँ पे, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप इस जंग का? इस वक्त गाज़ा में सूरत हाल है, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इसमें अब बहुत ज़रूरी है कि हम सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इसराइल पर जोर डालें कि ये जो उन्होंने एक सूरत हाल डेवलप की हुई है उसको ख़त्म किया जाए। इस पर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सबसे अहम जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत अफसोस की बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले में नाकाम हो चुकी है और जो उनका एक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उनका एक फ़र्ज़ है वो अभी तक हल नहीं कर सकी। तो पाकिस्तान और OIC के ममालिक और जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनकी तो एक ही डिमांड है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अपना जो उनका रोल है उसको अदा करे, अपने फ़र्ज़ को अदा करे और इसलिए ये भी बड़ा अहम है कि वो इस तरह की जो इस वक्त नस्ल कुशी वाली सूरत हाल डेवलप हुई है उसको बंद करे और इस इसराइल पर जोर दे के इस तरह की जो ये हरकत हो रही है उसको ख़त्म करे। अच्छा मुमताज़ साहिबा, आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका एक मुकदमा लेकर गया है इसराइल के खिलाफ, तो आपको लगता है कि इससे कुछ हासिल हो पाएगा? और मैं बड़ी मायूसी के साथ ये पूछ रही हूँ कि क्या कुछ वाकई हासिल हो पाएगा? चले अगर हो जाता है इसराइल के खिलाफ कुछ कार्रवाई, तो वो किस किस्म की हो सकती है? देखिए, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो डिसीजन आएगा वो इंटरनेशनल लॉ की एक तशरीह करेगा, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बहुत ज़रूरी है कि उनके जजमेंट का रिस्पेक्ट किया जाए और उसके बाद जिन फरीकों पर जोर दिया जाता है कि उन्होंने कोई एग्रेशन की है या वो नस्ल कुशी में मुर्तकब हैं, वो उसको ख़त्म करें। और इसमें फिर वही बात अक़वाम मुत्तहिदा की आ जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की आ जाती है। सिक्योरिटी काउंसिल को जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। एक चीज़ हमें और भी जानना चाहिए कि इंटरनेशनल
ये जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें कुछ टाइम लग जाएगा जब तक उनकी जजमेंट आएगी आईसीजे की। लेकिन इस दौरान जो लोग हैं उनकी तो तकलीफ ख़त्म नहीं होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आईसीजे का प्रोसेस चलता रहे, लेकिन लोगों की रिलीफ के लिए भी साथ साथ प्रोसेसेस चलते रहें, असिस्टेंस उनको फराहम करते रहें। हम पाकिस्तान ने भी दी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी दी है, और हर कोई देने और भी देने को तैयार है अगर इसराइल हमें इजाज़त दे वहाँ पर असिस्टेंस पहुँचाने की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पर काम करने का मौका दिया जाए। इसलिए इसराइल के जो हामी ममालिक हैं उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो इसराइल पर जोर दें कि जो ये इस वक्त एक उन्होंने मुहासरा किया हुआ है उसको बंद करे, और जो इस वक्त वॉर क्राइम्स का वो मुर्तकब हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा मुमताज़ साहिबा, आप थोड़ी बात भारत की भी मैं करना चाहूँगी। अभी जो हालिया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपके सामने है, तो क्या इस सूरत हाल में आने वाले दिनों में भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें किसी किस्म की कोई पेशरफ मुमकिन है? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ताल्लुकात जो होते हैं वो बराबरी की सतह पर होते हैं, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होते हैं, और आप दूसरे ममालिक को धौंस देकर और उनको डरा कर, उनको धमका कर, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात करा के नहीं कर सकते। तो ये एक हकीकत है। इंडिया पाकिस्तान में कई सालों से इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मशगूल रहा है। हमारी सबसे अहम डिमांड यही है कि एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेसिस पर जो भी कभी भी हमारी आपस में एंगेजमेंट होगी तो वो होगी। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और ये जो माहौल है इस हमारे रीजन का, उसमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जिसमें सबसे अहम रोल इंडिया का है, जिसने इस रीजन में एक बहुत ही नेगेटिव माहौल डेवलप किया हुआ है। वो अगर माहौल को बेहतर करने में अपना रोल अदा करें तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो हम जब भी बात करेंगे पाकिस्तान कश्मीर का जो मामला है उसको हमेशा एक प्रायोरिटी रखेगा। ये हमारी एक पाकिस्तान के अवाम और कश्मीर के अवाम के साथ कमिटमेंट है कि जब भी कभी बातचीत हुई तो ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा मुमताज़ साहिबा, हम क्या भारत से पॉजिटिविटी की उम्मीद भी रख सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमेशा इंतखाबात जब सर पर होते हैं भारत के, और हर मरतबा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है इलेक्शन से पहले, क्या इस दफ़ा भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? कुछ आपके इल्म में ऐसा है? क्योंकि माजी में यही रिवायत रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करके, बयान ना दे के इलेक्शन कैंपेन की जाती है भारत में। देखिए, ये तो हमने अभी से देख लिया है। वहाँ पर बिल्कुल आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, बिल्कुल बयानात भी आना शुरू हो गए, उनकी जो बयानात आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर। इसके अलावा उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं उसमें भी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातचीत होती रहती है। तो ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके वहाँ पे कुछ सियासतदान हैं जो अपनी सियासत को चमकाते हैं, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि अमन हो, और हम दोनों ममालिक अपने अवाम के मसाइल पर फोकस कर सकें, और प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड और इन एरियाज़ पर फोकस हो। वो तभी हो सकता है जब एक पीस की एनवायरनमेंट हो, और जब इंडिया ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक उन्होंने नेगेटिव एनवायरनमेंट डेवलप किया हुआ है उसको ख़त्म करेगा, तो एक अच्छा माहौल डेवलप होगा जिसमें दोनों ममालिक के अवाम का फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान तो हमेशा ही बात करता रहा है आपस में डायलॉग की और पीस की, और हम समझते हैं कि पीस और डायलॉग के साथ ताल्लुकात इस रीजन में बेहतर भी हो सकते हैं। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे दोनों ममालिक
क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो इस तरह जो सीज़ फायर हमारा एग्जिस्ट करता है वो कंटिन्यू करे, और किसी इस तरह का कोई भी स्टेप ना लिया जाए जो कि हालात को और तशवीशनाक बना दें। तो इसलिए हमने बारहा इंडिया पर जोर दिया है कि जो इस तरह की वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बुलिंग एटीट्यूड उनका है, उसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है मुमताज़ ज़रा बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।